वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। हम बात कर रहे थे 10वीं साइंस के अंदर तत्वों का वर्गीकरण के लिए बात कर रहे थे। तत्वों के वर्गीकरण में हमने बात कर ली थी, पहली बात की थी हमने वर्गीकरण के अंदर डोब्राइनर के ट्रिक के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी वो बात की थी हमने न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में बात की थी। तीसरे नंबर पर हमने जो बात की थी वो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस किया था। उसके गुण पढ़े थे हमने, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे, उसकी कमियां पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी को हम कहते हैं मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। एक वैज्ञानिक हुआ हेनरी मोजले। वैज्ञानिक का नाम क्या है? हेनरी मोजले। 1913 हेनरी मोजले। अब तक जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था वो द्रव्यमान संख्या के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? द्रव्यमान संख्या का। द्रव्यमान संख्या के आधार पर किया गया था वर्गीकरण, चाहे वो मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, चाहे वो डोब्राइनर के ट्रिक की व्यवस्था हो, या फिर हम कह सकते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात हो। ये सारे जो थे तत्वों के वर्गीकरण जो थे वो किस आधार पर दिए गए थे? द्रव्यमान संख्या के आधार पर, यानी कि बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर। हेनरी मोजले ऐसे प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया था कि परमाणु संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या से ज़्यादा उचित होती है तत्वों के वर्गीकरण के लिए। तो इन्होंने क्या है, सबसे पहले द्रव्यमान संख्या के आधार पर परमाणु संख्या को आधार बनाया वर्गीकरण का। इन्होंने द्रव्यमान संख्या की बजाय परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बोले तो Z को तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना। किसको आधार माना है? परमाणु संख्या को। ध्यान रखने वाली बात है, हेनरी मोजले पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए द्रव्यमान संख्या की बजाय, द्रव्यमान संख्या की अपेक्षा किसको आधार माना है? परमाणु संख्या को। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर तत्वों का जो वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसे हम क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या बोल सकते हैं? परमाणु क्रमांक, जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको तत्वों का रिप्रेजेंटेशन बताया होगा। माने कोई ये तत्व है, इसके अंदर ये Z है और ये क्या है? A। तो ये है द्रव्यमान संख्या और ये है परमाणु संख्या, या फिर कह सकते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, किसको आधार बनाया है? Z को आधार बनाया है। द्रव्यमान संख्या के बजाय परमाणु संख्या, या कह सकते हैं हम परमाणु क्रमांक को क्या बनाया है? आधार बनाया है। मेंडलीव की बजाय मोजले क्या करते हैं? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करते हैं अपनी आवर्त सारणी के अंदर। मेंडलीव क्या की बजाय जो मोजले है, या हम डायरेक्ट मोजले की बात करें, मेंडलीव को क्यों बार बार लाएं हम ये कहें कि जो मोजले है इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया है उसमें उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया है। किस आधार पर किया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम से। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में, परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में तत्वों को क्या किया है? व्यवस्थित किया है अपनी आवर्त सारणी के अंदर। ये खास बात थी इसकी पहली। ये 30 नंबर का वीडियो है। ठीक है, अब देखिएगा
आधुनिक आवर्त नियम, जैसे मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था ना, मेंडलीफ का आवर्त नियम, इसी प्रकार आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम या फिर मोजले का आवर्त नियम, मोजले का आवर्त नियम, मोजले का आवर्त नियम, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो मोजले क्या करता है, आवर्त सारणी बनाता है और आवर्त सारणी बनाने के दौरान वो ये देखता है, क्या देखता है, उसको ये देखने को मिलता है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित क्रम के पश्चात, एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में, भौतिक गुणधर्मों में क्या मिलती है, समानता देखने को मिलती है। क्या बोलता है हेनरी मोजले कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है आवर्त सारणी के अंदर, तो एक निश्चित अंतराल पश्चात तत्वों के गुणधर्मों में समानता देखने को मिलती है। इसे कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम या मोजले का आवर्त नियम। जब तत्वों को आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित अंतराल पश्चात तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों में समानता देखने को मिलती है। समानता देखने को मिलती है। इसे मोजले का आवर्त नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोजले का आवर्त नियम कहते हैं। ये हमारे पास कई बार पूछ लिया जाता है, मोजले का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। तो जब तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है, आरोही क्रम में रखा जाता है, तो एक निश्चित अंतराल पश्चात तत्वों के गुणधर्मों में समानता देखने को मिलती है। इसे कहते हैं मोजले का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है इसको। अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर बात करें हम आवर्त और समूह या वर्ग के बारे में बात करें तो मोजले ने अपने आवर्त सारणी के अंदर, मोजले ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त और 18 वर्ग का निर्माण किया। कितने, यहाँ पर हम बात करेंगे आवर्त के बारे में और वर्ग या समूह। ठीक है, ये हमने बता दिया था कि भाई जो खड़ी लाइन होती है वो कहलाती है वर्ग या समूह और क्षैतिज लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। कितनी आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। और वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है, 18। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्त और वर्ग या समूह की संख्या कितनी कितनी होती है। तो आवर्त संख्या कितनी होती है, 7 होती है और वर्ग या समूह संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब ये किस प्रकार होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आवर्त के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं, आवर्त। आवर्त के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आवर्त होते हैं ना, इन्हें क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। आवर्त पीरियड बोलते हैं इनको। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं। क्षैतिज पंक्तियां आवर्त
कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जिन्हें निम्न प्रकार नामांकित किया गया है। जिन्हें निम्न प्रकार नामांकित किया गया है। नंबर 1 हम बात करते हैं प्रथम आवर्त। किसके बारे में बात करें? प्रथम आवर्त, फर्स्ट पीरियड। जो प्रथम आवर्त है इसे कहते हैं अति लघु आवर्त। क्या कहते हैं इसे? अति लघु आवर्त कहते हैं। इसमें जो तत्वों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है। दूसरा जो हमारे पास द्वितीय आवर्त होता है, द्वितीय आवर्त, उसे कहते हैं लघु आवर्त। क्या नाम दिया गया है उसका? लघु आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। तीसरा जो आवर्त है तृतीय आवर्त, इसे कहते हैं लघु आवर्त। इसे भी क्या कहते हैं? लघु आवर्त। इसमें भी तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। चौथा जो आवर्त है हमारे पास चतुर्थ आवर्त, इसे कहते हैं दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ आवर्त। इसमें तत्वों की संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18। और पांचवा जो आता है पंचम आवर्त, इसे भी क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 18। छठा आवर्त जो होता है, छठा आवर्त, षष्ठम आवर्त, संस्कृत ऐसी है थोड़ी सी है ना, षष्ठम आवर्त, इसे हम कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। इसमें तत्वों की संख्या होती है 32। और लास्ट जो 7th आवर्त है हमारे पास, उसे सप्तम आवर्त, इसे भी क्या कहते हैं? अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या की बात करें तो ये कैसा है? अपूर्ण। ये क्या है? अपूर्ण आवर्त है। क्या है ये? अपूर्ण आवर्त, इनकम्प्लीट आवर्त है। इसमें अभी तत्वों की संख्या पूरी कंप्लीट 32 नहीं हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मोजले की जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी के अंदर जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पीरियड कहलाती हैं, आवर्त कहलाती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिन्हें हम निम्न प्रकार नामांकित करते हैं। प्रथम आवर्त को हम कहते हैं अति लघु आवर्त, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 2 तत्व। इसमें द्वितीय जो आवर्त है उसे कहते हैं लघु आवर्त। ये अति था, वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट है। तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 8। यहाँ पर हमारे पास तीसरा भी क्या है? शॉर्ट है। तो इसमें भी तत्वों की संख्या कितनी है? 8। यहाँ चतुर्थ आवर्त है, ये लॉन्ग आवर्त है, लॉन्ग पीरियड है। इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 18। कितने तत्व हैं इसके अंदर? 18 तत्व हैं। पंचम जो आवर्त है वो भी लॉन्ग आवर्त है, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 18। और षष्ठम जो यानी कि छठा आवर्त है, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 32 है। और ये कंप्लीट फिल है। और सातवां जो आवर्त है उसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और इसमें तत्वों की संख्या कितनी है हमारे पास? अभी कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है इसको। अति दीर्घ आवर्त और अपूर्ण आवर्त है इस वक्त। ये भविष्य में खोजे जाएंगे तत्व, वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार हमने आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ये जो तत्व हैं इनको आवर्त में कितनी कितनी संख्या में रखा गया है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट कुछ बात करेंगे आगे चलकर, यहाँ पर वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ग के बारे में। वर्ग से पहले एक बात और आती है हमारे पास, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में खास बात यह है कि मैन आवर्त सारणी के अलावा इसमें 2 श्रेणियाँ और रखी गई हैं, और वो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी। उनको अलग से आवर्त दिया गया है, अलग से उनका निर्धारण किया गया है। मुख्य आवर्त सारणी है उससे उनको अलग रखा गया है।
और उनको लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर 14 तत्वों की संख्या है। कितने तत्वों की संख्या है? 14 तत्वों की संख्या। एक तो हमारे पास है लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी हमारे पास क्या है? एक्टिनोइड श्रेणी। तत्वों की संख्या क्या है? 14। तत्वों की संख्या कितनी है? 14। यहाँ पर भी तत्वों की संख्या कितनी है? 14 और यहाँ भी तत्वों की संख्या कितनी है? तो मुख्य आवर्त सारणी से दो श्रेणी और निर्मित की गई है। उन निर्मित श्रेणियों के अंदर क्या है? 14 तत्वों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो ये बात हमने अभी आपको आवर्त के बारे में बताई। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ग के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की आवर्त सारणी के अंदर वर्ग की या समूह के बारे में डिस्कस करें तो वर्ग या समूह, जिनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है। यानी पहले तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो होते हैं ना, ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। ऊर्ध्वाधर लाइन या पंक्तियाँ। क्या कहलाती हैं? वर्ग या फिर समूह कहलाती है। वर्ग क्या है? या समूह कहलाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? कुल होती है 18। कितनी संख्या होती है इनकी? 18 संख्या होती है। 18 संख्या होती है इनकी। कितनी संख्या में पाए जाते हैं? 18 में। नेक्स्ट हम बात करें इनको, ये किस प्रकार होते हैं? वैसे तो होते हैं ये 7 हैं। कितने होते हैं? 7 8 होते हैं। कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। लेकिन इनको डिवाइडेशन कर रखा है। डिवाइडेशन में क्या है हमारे पास? प्रथम 7 जो हैं उनको हमने वर्ग उपवर्ग उपवर्ग ए और बी के अंदर इंक्लूड किया है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, ये हमारे पास। उसके बाद में हमने डिवाइड किया है फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवन्थ बी। अब हमारे पास आता है 8वां वर्ग। कौन सा आ जाता है? 8वां। इसको 3 में डिवाइड किया है। कितने में डिवाइड किया है? इसको 3 के अंदर डिवाइड किया है। यहाँ पर कितने? 8 ए और यहाँ पर 8 बी और शून्य वर्ग। ठीक है, इसके अंदर इनको इंक्लूड किया है। यहाँ शून्य वर्ग नहीं है, सॉरी, यहाँ शून्य वर्ग नहीं होगा। फर्स्ट में जो 3 है हमारे पास, 3 के अंदर डिवाइड किया। 8वां वर्ग को हमने उपवर्ग 8 कितने में डिवाइड किया है? 3 के अंदर डिवाइड किया है। इसको थोड़ा सा हम कंसल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 8 है उसके अंदर यहाँ 8वां जो है हमारे पास, अच्छा, एक तो हमारे पास देखो नहीं, 1 2 3, हाँ 3 के अंदर डिवाइड किया है इसको। कितने अंदर डिवाइड किया है इसको? 3 के अंदर किया गया। 8 को 3 उपवर्ग के अंदर किया है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जो तत्व है हमारे पास वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण धातु तत्व है, Fe, Ne और फैकोनी, यानी कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल के रूप में इनको डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार देखेगा हमारे पास जो वर्ग हैं या हम कह सकते हैं समूह है,
उनकी संख्या कितनी है 18। तो 7 तो ये हो गए, 7 ये हो गया 14 हो गया, और 3 ये हो गए, और एक हमारे पास कौन सा है, 7 3 कितने हो गए 14, 3 कितने हो गए 17, और 17 और एक हमारे पास कौन सा वर्ग है, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग। तो कितने हो गए हमारे पास, ये 7 हो गए, ये 7 हो गया, और 8वां जो था हमारे पास उसमें कितने हैं, 3 हैं, और एक है हमारे पास शून्य वर्ग, उसमें उनकी संख्या कितनी है 1। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 18 वर्ग हो गए, 18 वर्ग या समूह। ठीक है, तो ये हमारे पास आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्गों की स्थिति है। अब ये जो आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग हैं, यहाँ पर इनको डिवाइड किया उप वर्ग के अंदर, ए और बी के अंदर डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट वर्ग है, सेकंड वर्ग है, थर्ड वर्ग है, फोर्थ वर्ग है, इनका जो निर्धारण किया गया है वो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया गया है। यानी किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो उसे किस में रखा गया है, फर्स्ट वर्ग में रखा गया है। अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो उसे द्वितीय वर्ग में रखा गया है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो उसे किस में रखा गया है, तीसरे वर्ग में, उपवर्ग में रखा, तीसरे वर्ग में। 4 है तो चौथे वर्ग में, 5 है तो पाँचवें वर्ग में, 6 है तो छठे वर्ग में, और 7 है तो सातवें वर्ग में, और 8 है तो उसको किस में रखा गया है, शून्य वर्ग में। किस में रखा गया है, शून्य में। तो शून्य वर्ग जो है इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यानी कि अष्टक क्या होता है, इनका पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर इस प्रकार वर्ग हैं, और आवर्त के बारे में हमने डिस्कस किया था इससे पहले। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर शून्य वर्ग को उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शून्य वर्ग है ना, इसको किसके नाम से जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, नोबल गैस। नोबल गैस क्यों कहा जाता है इनको उत्कृष्ट गैस, ये अक्रियाशील गैस होती है। इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ये जो गैस होती हैं, इनके अंदर जो तत्व रखे गए हैं ये निष्क्रिय होते हैं, अभिक्रियाशीलता दर्शाते नहीं हैं। इस कारण इन्हें नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कहा गया है, शून्य वर्ग का तत्व कहा गया है इनको। तो यहाँ पर ये देखने को थोड़ा सा है कि शून्य वर्ग के बारे में पूछ लिया जाए कि उत्कृष्ट गैस किस वर्ग के अंदर रखी गई हैं, तो शून्य वर्ग के अंदर रखी गई हैं उत्कृष्ट गैसें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये जो तत्व हैं इनको आवर्त सारणी के अंदर विभिन्न ब्लॉक्स के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है, विभिन्न ब्लॉक्स के अंदर। आवर्त सारणी को विभिन्न ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। उन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हम बात देखेंगे यहाँ पे तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। नंबर 1 एस ब्लॉक, नंबर 2 पी ब्लॉक, नंबर 3 डी ब्लॉक, और नंबर 4 एफ ब्लॉक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे गए हमारे पास धातु और दुर्लभ धातु, यानी कि हम कह सकते हैं धातु प्लस दुर्लभ धातु, इनको सम्मिलित किया गया है यहाँ पर एस ब्लॉक के अंदर। ये जो एस ब्लॉक है यहाँ पर, इसमें हमारे पास फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ये इंक्लूड है। हमारे फर्स्ट ए और फर्स्ट बी इसके अंदर अंतर्गत रखा गया है बी को। फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकंड ए, सॉरी सेकंड ए रखा गया, बी तो हमारे पास आगे जाएगा। पी ब्लॉक जो है ना हमारे पास, इसमें अधातु रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, अधातु। और यहाँ पर क्या है, संक्रमण धातु रखे गए हैं, संक्रमण धातु।
और जो एफ ब्लॉक है इसके अंदर दो कैटेगरी हमारे पास, एक्टिनोइड लेंथेनोइड श्रेणी, लेंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी। इनको रखा गया है। भाई अपन को इतना याद रखना है, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कितने ब्लॉक पाए जा रहे हैं? 4 ब्लॉक पाए जा रहे हैं। 10वीं लेवल पर इतना ही नॉलेज पर्याप्त है आपको। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर धातु और दुर्लभ धातु रखी गई है। दुर्लभ मृदा धातु, दुर्लभ मृदा धातु बोलते हैं इनको, दुर्लभ मृदा धातु बोलते हैं इनको। और इनको फर्स्ट ए और सेकंड ए के अंदर डिवाइड किया गया। पी ब्लॉक जो है हमारे पास, इसमें अधातुओं को रखा गया है। डी ब्लॉक जो है इसमें संक्रमण धातु हैं। संक्रमण धातु मतलब जिनका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, वो धातु जो है इसमें संक्रमण धातु रखी गई है। एफ ब्लॉक है, इसके अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनोइड श्रेणी रखी गई है। इनके अंदर हमारे पास तत्वों की संख्या 14 होती है। ये खास बात और है कि ये जो एफ ब्लॉक है ये मुख्य आवर्त सारणी से क्या है? बाहर। एफ ब्लॉक को कहाँ क्या रखा गया है? मुख्य आवर्त सारणी से क्या किया गया है? बाहर रखा गया है, अलग से इसको कैटेगराइज किया है। ये 3 जो है हमारे पास ये मुख्य आवर्त सारणी के अंदर है, मुख्य आवर्त सारणी इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। जबकि एफ ब्लॉक क्या है? मुख्य आवर्त सारणी से अलग है। इस प्रकार आवर्त सारणी है वो है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 श्रेणी दे रखे हैं, ये तो एक तो लेंथेनाइड और एक कैसी है? एक्टिनोइड श्रेणी है। और ये है तमाम पर हमारे पास डिवाइडेशन किया गया है हमारे पास यहाँ। इस प्रकार एक प्रारूपिक बताया मैंने आपको, ये है ना। और इसको याद करने की, ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ चीज़ों को याद रखने वाली बात है। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने हैं, समूह कितने होते हैं, उनको किस प्रकार तत्वों को डिवाइड किया गया है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ आगे हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करें तो यहाँ पर लेंथेनाइड, एक्टिनोइड हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ के बारे में बात करेंगे अब नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के एडवांटेज, आधुनिक आवर्त सारणी के एडवांटेज। आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ या एडवांटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखेगा पहला लाभ जो हमारे पास है आधुनिक आवर्त सारणी का, वो है परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए आधार पर तत्वों को क्या किया गया है? रखा गया है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया? रखा गया है। पहला एडवांटेज। दूसरा, इसमें क्या है, जो वर्ग है उसमें उपवर्गों का कोई हवाला नहीं है ज़्यादा यहाँ पर, यानी कि एक वर्ग के तत्व एक वर्ग के अंदर ही सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ जैसे हमारे पास फर्स्ट ए है जो फर्स्ट ए के अंदर है और सेकंड ए है जो दूसरा वर्ग है हमारे पास। ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। इन्हें उपवर्ग नहीं कह सकते हम एक तरह से। जैसे मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर वर्गों को किस में डिवाइड किया था? उपवर्गों में डिवाइड किया था ना। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, ये अपने आप में एक वर्ग है, ये अपने आप में एक वर्ग है। इंडिविजुअल वर्ग है, ये ग्रुप है, ये समूह है अपने पास। जैसे वहाँ पर तो क्या है, वर्गों की संख्या कितनी थी भाई? वर्गों की संख्या वहाँ पर कितनी थी? 7 थी। और यहाँ पर वर्गों की संख्या 18। तो यहाँ ये
अपने आप में एक अलग वर्ग है, उनके तत्वों की संख्या जो होती है वो अपने वर्ग के अंदर ही सम्मिलित है। नेक्स्ट, धातु और अधातुओं को इसमें क्या किया गया, अलग अलग रखा गया है। धातु और अधातुओं को क्या रखा गया है, इनके अंदर अलग अलग। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्लियर कट ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर बाईं ओर जो है किसको रखा गया है, धातुओं को रखा गया है, और दाईं ओर किसको रखा गया है, अधातुओं को रखा गया है। तो यहाँ हम इससे ये हमारे लिए एक अच्छी लाभ है एक तरह से आवर्त सारणी का, कि हम धातु और अधातुओं को आसानी से पहचान सकते हैं कि धातु किधर है आवर्त सारणी के अंदर और अधातु कहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उपधातु जो जिनमें कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि जो सामान्य तापमान पर तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, वो अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वो धातु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। तो उपधातुओं को इन्होंने क्लियर कट एक डार्क लाइन द्वारा आवर्त सारणी के अंदर धातु और अधातुओं के बीच में रखा है, जिगजैग लाइन पर। इस प्रकार डार्क लाइन की सहायता से इनको क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। किसको डिनोट किया गया है, उपधातु। यहाँ पर किन को रखा गया है, उपधातुओं को, जो कि किसके मध्य है, धातु, उपधातु और अधातु। यहाँ अधातु और उपधातु के मध्य किसको रखा गया है, उपधातु को रखा गया है। ये आधुनिक आवर्त सारणी का एडवांटेज है। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक के आधार पर जब तत्वों को रखा गया है तो समस्थानिकों की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, समस्थानिकों की स्थिति क्लियर हो गई। चाहे एक तत्व के एक से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं तो उन्हें एक ही स्थिति पर एक ही जगह पर रखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि समस्थानिकों की स्थिति को क्लियर कर देता है। नेक्स्ट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों को मूल आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, ठीक है, और उनमें 14 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ये भी हमारे पास एडवांटेज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे प्रथम वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, दूसरा वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2। इसी प्रकार तीसरे का यहाँ पर NS1, NS2, और अगर हम बात करें आगे तो यहाँ SPDF, इसके रूप में हमारे पास तीसरा चौथा वर्ग के अंदर हमारे पास है NS1, NS2। अगर तीसरा वर्ग की बात करें तो NS2, P1, ठीक है। इसके रूप में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाया जाता है किसके अंदर, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। एक और बात है कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक जो होते हैं धातु और दुर्लभ मृदा धातु आते हैं इसके अंदर। P